गुजरात में आज मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नए कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। सीधे आपको शपथ ग्रहण समारोह में लिए चलेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कैसे एक एक करके मंत्री अपनी शपथ ले रहे हैं। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 26 मंत्री आज शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर्ष संघवी का सबसे बड़ा प्रमोशन यहां पर हुआ है डिप्टी सीएम के तौर पर। दक्षिण गुजरात से 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, तो जातीय समीकरण भी साधा गया है, रीजनल समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। सिर्फ 6 ऐसे मंत्री हैं जो रिपीट किए गए हैं। उत्तर गुजरात से 4 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद से दर्शन वाघेला को मंत्री पद दिया गया है और इस पूरे शपथ ग्रहण का हाईलाइट रहे हैं हर्ष संघवी। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, सबसे बड़ा हाईलाइट आज के शपथ ग्रहण का हर्ष संघवी। बिल्कुल, देखिए हर्ष संघवी, जैसे शपथ समारोह शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो जानकारी मिली है कि हर्ष संघवी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक सूचना का हम इंतजार कर रहे थे और आधिकारिक जो है जैसे ही सीधा उन्होंने शपथ लिया, सबसे पहली शपथ उनकी हुई। डिप्टी सीएम के तौर पे उनको शपथ दिलाई गई। सबसे युवा चेहरा है भाजपा का, 3 टर्म से विधायक है मजूरा से और साल 2021 से गृह राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स का भी स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ था। खेल और युवा सांस्कृतिक विभाग भी जो है उनके पास था। कॉमनवेल्थ गेम जो गुजरात को मिलने वाले या भारत में आ रही सैनिटरी गेम्स कॉमनवेल्थ की, उसकी जो बिडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो भी गुजरात के खेल मंत्री के तौर पे हर्ष संघवी थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको पहले ही दे दी गई थी। तब से तय माना जा रहा था कि उनको प्रमोशन मिलने जा रहा है, पर डिप्टी सीएम का प्रमोशन मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। उनको कैबिनेट में लाने की बात काफ़ी वक्त से चल रही थी कि इस बार जब एक्सपेंशन होगा तो हर्ष संघवी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, क्योंकि उसके आसार राष्ट्रीय नेतृत्व ने कब से दे दिए थे। जिस तरह से उनको एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, साथ ही अब ओलंपिक खेल भी जो है उसकी भी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो तब भी जो है भारत दावेदारी करने वाला है, तो वहां पर भी जो है एक बड़ी भूमिका में हर्ष संघवी दिख सकते हैं। अब डिप्टी सीएम के तौर पे गुजरात के वो काम करेंगे। गुजरात की भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम के फॉर्मूला बहुत कम रहे हैं। जब साल 2017 में सिर्फ 99 सीटें आई थी, तब नितिन भाई पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया था और आज जो है वो हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो आमतौर पे बीजेपी का ये फॉर्मूला गुजरात में नहीं रहा है। गुजरात जो है बीजेपी के लिए हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है, तो वैसे में किसी को डिप्टी सीएम बनाकर जो है वो कोई समीकरण साधने की कोशिश नहीं होती। पर ये सही में एक बड़ा प्रमोशन हर्ष संघवी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एक युवा चेहरा है, जैन समुदाय से आते हैं, लघुमती समुदाय से जो है जो मान्यता है जैन समुदाय, तो जैन कम्युनिटी से वो आते हैं और सूरत से बिलोंग करते हैं। उनके पापा जो है, उनके फादर का जो है वो डायमंड का बिजनेस था और वहाँ से वो पार्टी में आए और पार्टी के युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री वो रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा में। तो ये सारी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर वो विधायक बने, 3 बार के विधायक सूरत की मजूरा सीट से, और उसके बाद उनको साल 2021 में जो है वो पहली बार मंत्री बनाया गया और उसके बाद लगातार वो मंत्री दूसरी बार भी मंत्री बने 2022 में, और अब उनको सीधा जो है वो प्रमोशन दिया गया है डिप्टी सीएम का। तो एक बड़ा मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाईकमांड की ओर से दिया गया है उनको डिप्टी सीएम बनाकर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथ ही राजनीतिक विश्लेषक। विनोद जी, आज का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसके प्रमुख हाइलाइट्स क्या हैं? इसको देखकर क्या समझ रहे हैं आप? जातीय समीकरण है, ये रीजनल समीकरण है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखा गया है? नॉन परफॉर्मेंस सबसे अहम है, कौन सा फैक्टर आपको सबसे अहम दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा जी, एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करना, ये सारी चीज तो है, और मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो वो किसी मंत्री से ज्यादा वो पूरी सरकार के खिलाफ होती है, और सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है। तो अभी चूंकि मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया है, तो आप ये मान सकती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कवायद तो नहीं है। ये हर्ष संघवी को प्रमोट करके और भविष्य में मुख्यमंत्री बनाने का उनका रास्ता साफ करने की कवायद है। ये मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ। हर्ष संघवी बहुत भरोसेमंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी और गृह मंत्री अमित शाह के भी। और भूपेंद्र पटेल जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद भी कैबिनेट में जितना महत्व हर्ष संघवी को मिल रहा था लगातार, आप देखिए कोई भी क्राइसिस होती थी,
सबसे आगे वही आते थे वो। मोरवी पुल वाली जब दुर्घटना हुई थी सबसे आगे बढ़कर के उन्होंने इसको हैंडल किया था। और हमेशा जो है वो एक तरह से ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद पूरे गुजरात में सरकार का एक तरह से चेहरा बनते जा रहे थे। और आज उनको उप मुख्यमंत्री बना करके, जबकि वो राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद दे करके ये संकेत दिया गया। वैसे तो बीजेपी में और मौजूदा बीजेपी में कुछ भी कयास लगाना, कुछ भी अटकल लगाना संभव नहीं है। लेकिन मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है कि भविष्य में जब कभी चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री बदलती है, उसका लाभ भी मिलता है। विजय रूपाणी को बदला गया था गुजरात में, आप याद कीजिए उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री बदले गए। तीरथ सिंह रावत को बदला गया, उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, फिर धामी को बनाया गया। और भी अन्य राज्यों में इस तरह से कवायद होती रही है और उसका लाभ उसको मिलता रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा रही तो भूपेंद्र पटेल की जगह हर्ष संघवी को लाने की तैयारी है, आप ये मान के चलिए। भविष्य में यानी 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत मुमकिन है वो चुनाव हर्ष संघवी के नेतृत्व में लड़े जाएं, ये मुझे लगता है। लेकिन होगा क्या ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक शैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको गुजरात में एक नया नेतृत्व विकसित करना है। गुजरात उनका गृह राज्य है। विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल उस तरह से पैन गुजराती लीडर होने का अभी वो नहीं कर पाए हैं जैसे कि मोदी जी बन गए थे। नरेंद्र मोदी जब केशुभाई पटेल के बाद मुख्यमंत्री बने थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति राजनीति में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा और एक समय देश के सबसे शीर्ष पद तक पहुंचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो मंजिल तय की, वो रास्ता तय किया। कुछ उसी तरह से हर्ष संघवी को एक नए चेहरे के रूप में, गुजरात के चेहरे के रूप में लाने की कवायद है। और वो जैन समुदाय से, देखिए पटेल, पाटीदार, दरबार, ये सारे जो या ओबीसी, ये जो बड़े समुदाय हैं, इनमें आपस में टकराव रहता है। इनके बीच सामंजस्य बनाने का काम वही नेता कर सकता है जो इन समुदायों से ना हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी मोदी समुदाय से थे, वो उन्होंने सबको साथ करके गुजरात में बीजेपी को आगे बढ़ाया। उसी तरह वही प्रयोग हर संघवी के रूप में आगे करने की तैयारी है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें संघ की भी सहमति होगी और मोदी जी की सहमति और अमित शाह जी की सहमति तो है ही। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोषी भी वहां पर मौजूद है जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कौन इस वक्त शपथ ले रहा है ब्रिजेश? तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि अभी जो है राज्य मंत्रियों के शपथ चल रहे हैं। जो कमलेश पटेल, संजय सिंह महिड़ा समेत जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इनमें से जो कमलेश पटेल हैं वो पहली बार के विधायक हैं, संजय सिंह महिड़ा भी पहली बार विधायक बने हैं, त्रिकम छांगा भी पहली बार विधायक बने हैं। अहिर कम्युनिटी से आते हैं, कच्छ से आते हैं, दो मध्य गुजरात से हैं। संजय सिंह महिड़ा और कमलेश पटेल जो हैं वो मध्य गुजरात से आते हैं, जबकि त्रिकम छांगा जो हैं वो कच्छ से आते हैं। कच्छ जिला सबसे बड़ा ज़िला जो है वो गुजरात का, वहाँ से एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तीनों पहली बार के विधायक हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री बनाया गया है उनको। और ये जो है वो संजय सिंह महिड़ा जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, जबकि कमलेश पटेल जो है वो पाटीदार समुदाय से आते हैं और त्रिकम छांगा अहिर कम्युनिटी यानी कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो जो ओबीसी समुदाय के कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें कुंवर जी बावलिया कैबिनेट मंत्री हैं, अर्जुन मोढवाडिया भी कैबिनेट मंत्री है, परसोत्तम सोलंकी जो है वो राज्य मंत्री हैं, त्रिकम छांगा भी राज्य मंत्री हैं, प्रवीण माली भी राज्य मंत्री हैं, स्वरूप जी ठाकुर भी राज्य मंत्री हैं, ईश्वर सिंह पटेल को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के तौर पे, और रमन सोलंकी भी जो है उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। तो ये ओबीसी चेहरे जो हैं इस पर बनाए गए हैं। ओबीसी समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं तो सबसे जो, क्योंकि उसमें अब जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण था वो 10 से बढ़ाकर 27% हो गया है। तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखकर ओबीसी समुदाय को यहाँ पे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। और 8 मंत्री, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं ओबीसी समुदाय के और बाकी 6 हो वो राज्य मंत्री, इसमें भी एक स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। तो बड़ी जो ये पूरा खाका जो तैयार किया गया है, पूरे जो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा खाका बनाया गया है, जिसमें पाटीदार समुदाय जो गुजरात का सबसे बड़ा जो मतलब पावरफुल समुदाय माना जाता है, चाहे वो पैसों की बात हो या फिर सामाजिक तौर पे हो, तो वहाँ से भी मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री, मुख्यमंत्री खुद पाटीदार है, उनके अलावा 6 पाटीदार समुदाय को ध्यान में रखा गया है। लेकिन कई और बातें भी ध्यान में रखी गई हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी विनोद जी से ले लेते हैं। विनोद जी, सबसे बड़ा हाईलाइट तो आज का हर्ष संघवी, और जैसा कि आप कह रहे थे कि अगला सीएम बनने के लिए उनके लिए
रास्ता तैयार किया जा रहा है बतौर डिप्टी सीएम बनाकर, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है। दरअसल आज के भी जो चेहरे चयनित किए गए हैं, जिन पर मोहर लगी है, उसमें सीएम का कितना से रहा है? क्या उनकी भी चली है या फिर शीर्ष नेतृत्व ने ही तय कर दिया कि ये नाम होंगे? विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इंडिया टुडे से जुमाना शाह जुड़ गए हैं। जुमाना, जिस तरह का आज हम मंत्रिमंडल विस्तार देख रहे हैं, सिर्फ 6 चेहरों को रिपीट किया गया है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या आप मानती हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह है सब कम्युनिटीज को, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, पूरा गुजरात जो है उसको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। पहले कैबिनेट में सिर्फ 16 मंत्री थे और उसमें से 8 जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, बाकी एमओएस थे। ये 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 3 तो कांग्रेस से थे। तो ये एक बड़ी बात थी कि जो भाजपा के जो विधायक रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी था। और वैसे ही मंत्रिमंडल तो बड़े होते हैं, पहली बार ये इतना कम मिनिस्टर्स थे कैबिनेट में, तो वो एक बात थी कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। दूसरा ये कि 156 एमएलए आए थे, विधायक आए थे उनके 2022 में, और अब बढ़ के 162 हो गए, 162, क्योंकि कांग्रेस और एएपी से कुछ लोग जुड़े हैं। तो अब उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। जैसे कि आपने देखा, अर्जुन मोढवाडिया ने अभी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टरियल वोट किया है। सो दैट इज अ बिग डील, उन्होंने ये लेना, उनको ये पहले ही बार है उनका बीजेपी में, मतलब ये 2 साल पहले जुड़े हैं, और ये कांग्रेस में एलओपी हुआ करते थे, ये कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सो दिस इज काफी रिप्रेजेंटेशन देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है। पहले कई सारे हाईलाइट्स हैं यहाँ पर। जुमाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।